नमस्कार, नेशन फर्स्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेनू मौर्य। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाअष्टमी पर गुजरात को तोहफा दिया है। पीएम ने अपने गृह राज्य गुजरात में 3 प्रमुख परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है और इसमें गिरनार में रोपवे परियोजना को भी शामिल किया गया है। और इस रोपवे के शुरू होना श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि रोपवे की मदद से गिरनार पर्वत के ऊपर बने मंदिर पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को 10,000 सीढ़ियां चढ़ने से राहत मिलेगी। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना और अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर के साथ पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल और टेली कार्डियोलॉजी का भी उद्घाटन किया है। तो महाअष्टमी पर गुजरात को पीएम का तोहफा मिला है। रोपवे, अस्पताल, किसान योजना की शुरुआत की गई है और इसी के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 महापरियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। तो गुजरात वासियों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है और इसी के तहत यहाँ पे 3 बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई है। स्वास्थ्य परियोजना की भी यहाँ पे शुरुआत की गई। इसी के साथ साथ यहाँ पे गिरनार पर्वत के लिए जिस तरीके से वहाँ का रास्ता बताया जाता है कि काफी ऊंचाइयों पर है, इसके लिए रोपवे की भी शुरुआत की गई है। तो 3 महापरियोजनाओं की शुरुआत पीएम मोदी ने की है। बिहार चुनाव में हर दिन के बाद सियासी पारा लंबी छलांगे लगा रहा है। विधानसभा चुनाव में इस बार मुकाबला एनडीए और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बीच है, जहां एक तरफ नीतीश तो दूसरी ओर तेजस्वी मुख्यमंत्री का चेहरा है। 15 साल में ऐसा पहली बार है जब नीतीश कुमार को लेकर बिहार में लोग खुलकर उनके खिलाफ नाराजगी व्यक्त करने लगे हैं। 15 साल में पहली बार नीतीश कुमार असहज नजर आ रहे हैं। बिहार के सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार की पुरानी छवि पर न सिर्फ विपक्ष बल्कि आम जनता भी अब सवाल उठा रही है। वहीं एक समय था जब बीजेपी ने नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होकर 2005 और 2010 विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन इस चुनाव में स्थिति बिल्कुल ही विपरीत नजर आ रही है और नीतीश कुमार को चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के कंधे की जरूरत ज्यादा दिख रही है। तो जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार के ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं, पहले तो विपक्ष उनके ऊपर सवाल उठाता था, लेकिन अब आम जनता ने भी उनसे सवाल करने शुरू कर दिए हैं। नीतीश से लगातार यहाँ पे आम जनता नाराज होती हुई दिखाई दे रही है और हालांकि अब ऐसा देखा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को बीजेपी का सहारा अब लेना पड़ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बताते चले कि पटना में तेजस्वी यादव, मनोज झा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने घोषणा पत्र जारी किया है। अपने इस घोषणा पत्र में पार्टी ने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, बिहार के विकास और भी कई कामों के लिए जिक्र किया गया है। घोषणा पत्र में पार्टी ने बेरोजगारों के लिए भी कई वादे किए हैं, जिसमें कि बिहार के बेरोजगार युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है और इसी के साथ ही आरजेडी ने भी ये वादा किया है कि नए उद्योगों के लिए नई नीति भी लाई जाएगी और नए उद्योग स्थापित करने के लिए टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसमें कि स्वास्थ्य, शिक्षा, किसानों, रोजगार, युवाओं को ज्यादा यहाँ पे जोर दिया गया है और इसके अलावा 10 लाख नौकरी देने का वादा इस घोषणा पत्र में आरजेडी की तरफ से किया गया है। वहीं बीते दिन भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान कपिल को दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर बताई थी। तो वहीं आज कपिल ने खुद अपनी सेहत की जानकारी दी है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि वो स्वस्थ हैं और इसी के साथ ही बीते शुक्रवार को कपिल देव के सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें ओखला स्थित फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया कि
एंजियोप्लास्टी सर्जरी हुई थी और अब उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आप सभी के प्यार और शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का मेरी सेहत के लिए प्रार्थना करने के लिए आभारी हूं। मैं अब स्वस्थ हो रहा हूं। तो कपिल देव अस्पताल में भर्ती है, उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। हालांकि जो उनके फैंस लगातार उनके लिए दुआएं कर रहे थे कि जल्दी से वो स्वस्थ हो जाएं। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में कोरोना वायरस सबसे बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है, जिसको लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बचाव और सफाई की मुद्रा में हैं। डेमोक्रेट कैंडिडेट बाइडेन ने कहा है कि कोरोना को काबू करने के लिए और इस मामले में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। अगर मैं राष्ट्रपति बना तो हर अमेरिकी को यहाँ पे मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी, भले ही उसका बीमा हो या फिर ना हो, जिसे बिहार विधानसभा के चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसी हफ्ते बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें कि कहा गया था कि सत्ता में आए तो बिहार वासियों को मुफ्त में वैक्सीन लगेगी। वहीं सर्दी का मौसम शुरू होते ही प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के आंकड़ों के अनुसार राजधानी के कई इलाकों में वायु की गुणवत्ता गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार अलीपुर, मुंडका और वजीरपुर में AQI बेहद गिर गया और साथ ही राजधानी में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में खराब हवा के कारण लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए जिस तरीके से राजधानी में लगातार प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। गंभीर स्थिति में वायु की गुणवत्ता दर्ज की जा रही है। खराब हवा से पोल्यूशन से कहीं ना कहीं लोग भी परेशान हो रहे हैं। लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतें हो रही है। सुबह के वक्त का ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से लगातार राजधानी में हवा की गुणवत्ता बेहद ही खराब दर्ज की जा रही है और इसी के तहत AQI लेवल लगातार गिरता ही जा रहा है। देश में कोरोना मामलों की संख्या में लगातार सुधार होता हुआ दिख रहा है। जहां एक ओर कोरोना मामलों में कमी आई है, तो वहीं दूसरी ओर संक्रमितों के ठीक होने की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि देश में अब तक कुल मरीजों की संख्या 78 लाख के पार पहुंच चुकी है, जिसमें से 70 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं और 7 लाख करीब मरीज अभी भी इस भयंकर वायरस से जूझ रहे हैं, जबकि 1,17,000 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ दिया। वहीं बात की जाए पिछले 24 घंटों की, तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 53,370 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 650 लोगों की मौत हो गई है। तो 78 लाख के पार पहुंच चुका है कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा। 1,17,956 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है और 24 घंटों में 53,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की उपासना की जाती है। माता के इस स्वरूप ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण उनका शरीर काला पड़ गया था। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और उन पर गंगा जल डाला। इससे माता का शरीर कांतिवान और वर्णगौर हो गया। तब से उनका नाम गौरी हो गया। इनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है। उनकी एक भुजा अभय मुद्रा में है तो दूसरी भुजा में त्रिशूल है, तीसरी भुजा में डमरू है तो चौथी भुजा में वरमुद्रा में है। इनके वस्त्र भी सफेद रंग के हैं और सभी आभूषण भी श्वेत है। महागौरी की आराधना की सोम चक्र जागृत होता है, इससे कि असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। समस्त पापों का नाश हो जाता है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और हर मनोकामना भी पूरी हो जाती है। तो नवरात्र का आज 8वां दिन है। महागौरी की आराधना की जा रही है। वृषभ होता है माता महागौरी की सवारी और माता की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं और सभी पार्टियां चुनाव की पूरी तैयारियां कर चुकी हैं और अब रैलियां का दौर भी जारी है। वहीं चुनाव के बीच आरजेडी चीफ और चारा घोटाले में दोषी लालू यादव मां दुर्गा की पूजा में लीन हैं। जानकारी के मुताबिक लालू यादव नवमी के दिन 3 बकरों की बलि देने वाले हैं ताकि माता का आशीर्वाद निरंतर बना रहे और उनकी अधूरी इच्छाएं भी पूरी हो सके। बिहार और झारखंड में नवमी के दिन बकरों की बलि देने की प्रथा है। तो बिहार चुनाव के बीच दुर्गा पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लालू यादव दुर्गा पूजा में लीन हो गए हैं लालू यादव, और इस दिन 3 बकरों की बलि देने की प्रथा है। अगर दुर्गाष्टमी की बात करी जाए तो लगातार देखा जा रहा है कि लालू यादव दुर्गा पूजा में लीन हो गए हैं। माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तमाम इच्छाओं की पूर्ति के लिए दुर्गा पूजा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में साल 2021 में विधानसभा चुनाव होने वाला है और प्रदेश में राजनीति घमासान पहले से ही शुरू हो चुका है। लेकिन इस बार तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर बीजेपी के खिलाफ एक मुहिम शुरू की है जिसका नाम मार्क योर सेल्फ सेफ फॉर बीजेपी रखा गया है। यानी कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से जनता से पूछा जा रहा है कि आप मार्क करके बताएं कि आप बीजेपी से सुरक्षित है। बता दें कि आमतौर पर किसी भी आपदा की स्थिति में फेसबुक पर इस तरह से कैंपेन चलाए जाते हैं जिसमें कि लोग खुद को मार्क करते हुए बताते हैं कि वे सेफ है, सुरक्षित है। हालांकि इस बार ऐसे कैंपेन का सहारा राजनीतिक नजरिए से लिया जा रहा है। वही मध्य प्रदेश में जारी उपचुनाव की जंग में बयानों की मर्यादा लगातार टूटती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे विधानसभा उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे मध्य प्रदेश की राजनीति में अभद्र टिप्पणियों का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है। कमलनाथ के बयान को आपत्तिजनक बताने वाली मंत्री इमरती देवी ने भी अब तक एक विवादित बयान दिया है। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और इमरती देवी में आइटम को लेकर छिड़ी बहसबाजी अब गाली गलौज में बदल गई है। शुक्रवार को शिवराज सरकार में मंत्री और डबरा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी ने एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान राजनीतिक मर्यादा पार करते हुए कहा है कि कमलनाथ शराबी कबाड़ी की तरह बन गए हैं। जैसे शराबी के सामने से कोई महिला निकलती है तो शराबी कबाड़ी महिला पर अभद्र टिप्पणी करता है कि देखो क्या आइटम जा रहा है, और ऐसे ही अब कमलनाथ भी लुच्चे लफंगे बन गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अर्थव्यवस्था को लेकर एक बयान दिया है। शक्तिकांत दास ने कहा है कि कोविड-19 महामारी अगर दोबारा से फैलती है तो उससे अर्थव्यवस्था में जो सुधार की शुरुआत दिख रही है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण उत्पादन का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में कई साल लग जाते हैं। बताते चले कि एमपीसी की 7 से 8 अक्टूबर के बीच हुई बैठक में विचार व्यक्त किए गए थे कि वहीं समिति में नवनियुक्त स्वतंत्र सदस्य शशांक भिड़े ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से संबंधित अनिश्चितताओं का अगले 2 से 3 तिमाहियों में वृद्धि दर और मुद्रास्फीति परिदृश्य पर प्रभाव बना रहेगा। लखनऊ जनपद के एक स्थानीय अदालत ने विकास दुबे के भाई दीपक दुबे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। दीपक के ऊपर कथित रूप से एक व्यक्ति की कार हड़पने का आरोप है। दीपक दुबे पुलिस मुठभेड़ में मारे गए कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे का भाई है। वहीं से पहले जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज त्रिपाठी ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अभियुक्त का गंभीर आपराधिक इतिहास है और उसके खिलाफ 8 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं।
जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ दिए गए बयान पर दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर से उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीते शुक्रवार को एक विवादित बयान देते हुए कहा था कि जब तक हमें हमारा जम्मू कश्मीर का झंडा वापस नहीं मिल जाता हम तिरंगा झंडा नहीं उठाएंगे। जिसके बाद महबूबा के इस बयान से नाराज सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने महबूबा के खिलाफ नेशनल ऑनर एक्ट समेत आईपीसी की धारा 121, 151, 153A, 295, 298, 504 और 505 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। तो महबूबा मुफ्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। महबूबा ने एक विवादित बयान दिया था कि हम तिरंगा नहीं उठाएंगे जब तक जम्मू कश्मीर में धारा 370 दोबारा बहाल नहीं की जाती। जब तक हमें हमारा झंडा नहीं मिल जाता तब तक हम तिरंगा नहीं उठाएंगे, जिसको लेकर काफी देखा गया था कि हंगामा भी देखने को मिला था राजनीतिक पार्टियों में। महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारे में आई एक बड़ी खबर है, जहां शरद पवार की मौजूदगी में एनसीपी में शामिल हुए एकनाथ खड़से। बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी का एक बड़ा चेहरा एकनाथ खड़से एनसीपी में शामिल हो गए हैं। एकनाथ लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे। एकनाथ खड़से ने खुद घोषणा करते हुए कहा है कि वो पार्टी छोड़कर एनसीपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं इसी दौरान उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें और उनके परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश हुई है, जिसको लेकर खड़से ने कहा है कि मुझे और मेरे परिवार को 4 सालों तक नीचा दिखाया गया। मैंने राज्य में पार्टी बनाने के लिए 40 सालों तक काफी मेहनत की और इसका सिला मुझे इस रूप में मिला है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने किसानों के लिए 10,000 करोड़ की मदद का ऐलान किया है। दरअसल राज्य में भारी बारिश के चलते किसानों की फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने किसानों को हुए नुकसान के लिए 10,000 करोड़ की राहत पैकेज का ऐलान किया है, जिसके तहत किसानों को खेती में होने वाले नुकसान के लिए प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपए की मदद दी जाएगी। जबकि सरकार ने 2 हेक्टेयर की लिमिट भी लगाई गई है। वहीं बाढ़ में मरने वाले लोगों के लिए, परिजनों और घरों को होने वाले नुकसान के लिए भी मदद देने की बात कही गई है। बता दें कि फलों की खेती में होने वाले नुकसान के लिए सरकार 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की मदद देगी। तो महाराष्ट्र में बाढ़ पीड़ितों को एक बड़ी राहत उद्धव ठाकरे की तरफ से दी गई है। पीड़ितों के लिए ऐलान किया गया है 10,000 करोड़ की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। त्योहारों का मौसम सभी लोगों को एक साथ लाता है, जो सभी समुदाय को सांस्कृतिक और भाषाई एकीकरण प्रदान करता है। हालांकि इस साल चीजें थोड़ी अलग हैं। नवरात्र और दशहरा बिल्कुल पास है, तो दिवाली और क्रिसमस जैसे त्योहार भी आने वाले हैं। और इसी बीच सरकार ने लोगों को सार्वजनिक समारोहों से बचने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और त्योहार मनाने को अपने घरों तक सीमित रखने की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि त्योहारों के मौसम और सर्दियों के महीनों में कोरोना को लेकर अति सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि इस कारण कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि आने वाले आगामी त्योहारों को लेकर जो भी त्योहार मनाए, घरों में रहकर मनाएं, जिससे कि कोरोना वायरस में जो संक्रमण फैल रहा है उसमें कमी हो सके, उसमें वृद्धि किसी भी तरीके से ना हो। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए देश में अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आ पाई है, लेकिन चुनावी मौसम में इसे आवाम को निःशुल्क उपलब्ध कराने का वादा करने की होड़ मच गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि जैसे ही देश में कोई कोरोना वैक्सीन आएगी, उसे सूबे के लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में भी ऐसा ही कुछ वादा किया है।
बिहार के चुनावी संग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभाओं की शुरुआत कर दी है। सभाएं भी होने लगी हैं। सासाराम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सभा करने के बाद पीएम मोदी गया पहुंचे, जहां उनके साथ मंच पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी मौजूद भी रहे। गया में पीएम मोदी के निशाने पर महागठबंधन रहा और पीएम ने यह भी कहा है कि आज के बिहार में लालटेन की कोई भी जरूरत नहीं है, अब बिजली की खपत बढ़ने लगी है। और साथ ही पीएम मोदी ने अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा है कि 90 के दशक में बिहार को अराजकता के दलदल में धकेल दिया गया था। यहाँ कई साथी हैं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, उन्हें उस वक्त वोट का इस वक्त का अंदाजा नहीं था। वे साथी आज नया बिहार बनता देख रहे हैं। पहले इसकी कल्पना नहीं की जाती थी और आज के बिहार में लालटेन की जरूरत खत्म हो गई है। तो नीतीश और जीतन राम मांझी के साथ यहाँ पे मंच पर आपको बता दें कि महागठबंधन पर यहाँ पे पीएम मोदी ने साफ तौर पर निशाना साधा है। गया, सासाराम, भागलपुर में पीएम मोदी की रैली देखने को मिली है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम पार्टियां यहाँ पे रैलियां कर रही हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और ऐसे में तमाम पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हुई है। यहाँ पे जनता को लुभाया जा रहा है, तमाम दावे वादे किए जा रहे हैं रैलियों में। और कल देखा गया था कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने 3 रैलियों को संबोधित किया था, सासाराम, गया, भागलपुर में 3 रैलियां पीएम मोदी की तरफ से की गई थी और मंच पर जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार भी मौजूद थे। और पीएम मोदी ने महागठबंधन पर निशाना साधा था, लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा था कि जब उनकी सरकार थी बिहार में तब विकास के नाम पर कुछ नहीं किया गया, युवाओं को गुमराह किया गया। बेंबाला में हैवानियत की हदें पार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक अधेड़ युवक ने 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के मिलते ही यहां पे मौके पर पहुंची, बता दें कि आपको बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अंबाला पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और डीएसपी मदन लाल ने मामले की जानकारी ली। और इसी दौरान मीडिया से बातचीत में डीएसपी ने बताया है कि आरोपी के खिलाफ पोस्को एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश अब शुरू कर दी गई है। तो 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने बता दें कि मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश लगातार अब की जा रही है। देखिए, कल शाम को हमें अभी पता चला है, जैसे CWC को हमारे पास फ़ोन आया था, तो रात को ये लड़की है 8 साल की है और इसने बताया कि नारायणगढ़ हॉस्पिटल में गई। तो उस टाइम पे वहाँ पे हॉस्पिटल में बताया था भाई इस लड़की को शरीर से चोट लग गई है। उन्होंने यहाँ रेफ़र कर दिया। तो यहाँ पे जब डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि लड़की आज सुबह 11 बजे बताया कि मेरी लड़की के साथ एक बंदे ने गलत काम किया, जिसके मुंह पे काला कपड़ा बंधा हुआ था, जो हम अब CWC के माध्यम से और हम अपनी पूछताछ कर जो हमने इसकी मदर ने बयान लिखवाया है उस पर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। आज दोपहर को पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी CWC के माध्यम से, हॉस्पिटल से रुका गया था कि यहाँ पे एक पीड़िता लड़की है और नारायणगढ़ का मामला है। तो उसके बाद यहाँ पे आए, जो हमारे को पता लगा, हमारी महिला सब इंस्पेक्टर SHO को, एक लड़की है पीड़िता, उसके माँ बाप काम पे गए थे और नारायणगढ़ काले आम में वो लेबर का काम करते हैं। तो कल उसने जो शाम को जाके हॉस्पिटल में दाखिल हुए, वहाँ बताया उसके कोई चोट लगी है। तो वहाँ पे उसका कल ट्रीटमेंट चलता रहा नारायणगढ़ हॉस्पिटल में। उसके बाद रात को उन्होंने रेफ़र कर दिया अम्बाड़ा सिविल हॉस्पिटल में,
तो आज दिन में लड़की ने अपनी मदर को बताया कि उसको कोई अननोन आदमी ने उसके साथ गलत काम किया। तो उसके बाद फिर हमने 4 पोक्सो एक्ट का और 504 IPC का मुकदमा दर्ज कर दिया अननोन के खिलाफ। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी और तमाम देश भर की खबरों के लिए बने रहिए नेशन फर्स्ट के साथ। नमस्कार।